हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है और आप एडिटोरियल इनसाइट्स रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं और आपकी कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी स्किल्स धीरे धीरे इंप्रूव हो रही होंगी। सो हम डिफरेंट टाइप के पैसेजेस कवर करेंगे एडिटोरियल इनसाइट्स में ताकि हमारी रीडिंग स्पीड इंप्रूव हो, वोकेबलरी इंप्रूव हो और हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए भी हमें कुछ पॉइंट्स मिल पाएँ। हम कॉम्प्रिहेंशन में टोन, पर्पस, सेंट्रल आइडिया ये भी डिस्कस करेंगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम। और कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ किस में हेल्प करेंगे, क्योंकि एडिटोरियल्स में कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ कवर होते हैं तो वो हमें हेल्प करेंगे इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशंस में। अगर आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप राजन सर का करंट अफेयर्स तड़का सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। सो आज का एडिटोरियल है साजिद मीर के बारे में, जो कि टेररिस्ट है। ओके, तो ये द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है जिसमें चाइना जो है वो इंडिया और यूएस का जो प्रपोज़ल था यूनाइटेड नेशंस में साजिद मीर को एक टेररिस्ट डिक्लेयर करने का, वो सक्सेसफुल नहीं होने दे रहा। तो उसके ऊपर है, तो आपको पता है कि अब इसको रीड करना है बिना किसी हेल्प के और जितना हो सके समझने की कोशिश करनी है। ओके, वीडियो को पॉज करना है, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना, एक क्विकली इसको रीड करना है। ओके, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको रीड कर लो। नेक्स्ट। 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 ओके, ठीक है। सो आई होप आपने ये रीड कर लिया। चलो स्टार्ट करते हैं। So China is a habitual offender when it comes to proposals to designate Pakistan-based terrorists by the UN Security Council Sanctions Committee. तो चाइना इज़ अ हैबिचुअल ऑफेंडर। हैबिचुअल ऑफेंडर कौन होता है? हैबिचुअल इज जिसकी आदत हो चुकी है, और ऑफेंडर कौन होता है? ऑफेंडर होता है जो कोई लॉ को वायलेट करता है, किसी लॉ या रूल को तोड़ता है। तो चाइना हैबिचुअली उसकी आदत है कुछ रूल्स को तोड़ने की। अब किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है? व्हेन इट कम्स टू प्रपोजल्स टू डेजिग्नेट पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट्स। जब बात आती है प्रपोजल्स मतलब कि कोई इनिशिएटिव लिया जाता है, कोई आइडिया पुट फॉरवर्ड किया जाता है ऑफिशियली टू डेजिग्नेट मतलब टू नेम पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस कमेटी। अब डेजिग्नेट करने का मतलब होता है किसी को कोई लेबल दे देना या फिर कोई नेम। अब यहाँ पर नेम या लेबल का मतलब है कि किसी को टेररिस्ट डिक्लेयर कर देना, और वो डिक्लेयर कौन करता है? यूनाइटेड नेशन की सैंक्शंस कमेटी। सैंक्शंस होती हैं किसी के ऊपर आप रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो टू पनिश दैट पर्सन। तो सैंक्शंस कमेटी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसका काम है। और उसमें चाइना जो है वो क्या करता है? वो बार बार वहाँ पर वो एक ऑफेंडर का रोल प्ले करता है। कैसे? It puts a technical hold on the proposal and at the next stage of consideration blocks it altogether। तो चाइना क्या करता है? पहले तो टेक्निकल होल्ड पे रखता है, यानी कि जो प्रपोजल आया है, जो किसी भी मेंबर ने इनिशिएटिव लिया है किसी एक टेररिस्ट को डिक्लेयर करने का, तो चाइना पहले उसको होल्ड पर रखता है। टेक्निकल होल्ड वो टर्म है जब उस प्रपोजल को कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाता है, होल्ड कर दिया जाता है। एंड एट द नेक्स्ट स्टेज, और जब नेक्स्ट स्टेज आती है तो उसको ब्लॉक कर देता है। तो ये उसकी हैबिट है चाइना की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। दिस हैज़ हैपेंड ऑन सेवरल ओकेजन्स बिफोर and it happened again on June 20 on the US proposal to designate Sajid Mir the Lashkar-e-Taiba mastermind behind the Mumbai terrorist attacks। तो ये पहले भी हुआ है। दिस हैज़ हैपेंड ऑन सेवरल ओकेजन्स, बहुत बार ऐसा पहले हो चुका है। व्हाट आर ओकेजन्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओकेजन्स आर इंस्टेंसेस, और अब ओकेजन का यहाँ पर ओकेजन का मतलब है कि पहले भी ऐसा हो चुका है टाइम में, ठीक है? तो एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम ऐसा हो चुका है। एंड इट हैपेंड अगेन, और ये दोबारा हुआ जून 20 जब यूएस ने इनिशिएट किया एक प्रपोजल कि साजिद मीर को डेजिग्नेट करना है, यानी कि साजिद मीर को डिक्लेयर करना है लश्कर-ए-तैयबा। जो साजिद मीर है वो लश्कर-ए-तैयबा का मास्टरमाइंड है और उसको डिक्लेयर करना है टेररिस्ट। सो वो
मास्टरमाइंड था बिहाइंड द मुंबई टेररिस्ट अटैक्स। द प्रपोजल वॉज स्पॉन्सर्ड बाय द यूएस एंड इंडिया लास्ट सितंबर। तो इंडिया और यूएस ने मिलके ये इनिशिएटिव लिया था। स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है? स्पॉन्सर आप जैसे स्पोर्ट्स में क्या होता है, स्पॉन्सर जो मनी प्रोवाइड करता है किसी एक टीम को, एडवर्टीजमेंट, वो टीम एडवर्टाइज करती है उस कंपनी को और वो कंपनी मनी फंड्स प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर वो मीनिंग नहीं है। स्पॉन्सर का एक और मीनिंग होता है जब आप किसी जैसे असेंबली में या फिर पार्लियामेंट में, कोई ऐसी जगहों पे जहाँ जब आप कोई इनिशिएटिव लेते हो और वो आप टेबल करते हो पार्लियामेंट के अंदर, या किसी जैसे यूएन की, यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है, तो उसको स्पॉन्सर करना कहते हैं। तो इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय द यूएस एंड इंडिया लास्ट सितंबर। तो लास्ट सितंबर इंडिया और यूएस ने इनिशिएटिव लिया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। चाइना हैड देन प्लेस्ड अ टेक्निकल होल्ड ऑन इट। तो चाइना ने उस वक्त क्या किया, सितंबर में कहा उसने टेक्निकल होल्ड, ये एक टर्म है जिसमें जो भी इनिशिएटिव लिया गया उसको रोक दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। प्रोवाइडेड फॉर इन दी प्रोसीजर्स। प्रोवाइडेड फॉर का मतलब क्या है? प्रोवाइडेड फॉर एक फ्रेजल वर्ब है। प्रोवाइडेड फॉर मतलब गिवन, ठीक है? तो गिवन या प्रोवाइडेड, तो गिवन इन दी प्रोसीजर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल के प्रोसीजर्स में ही ये ऑप्शन गिवन है टेक्निकल होल्ड का। तो चाइना इसे यूज़ करता है। और तो किस में, कौन से प्रोसीजर्स में गिवन है? प्रोसीजर होते हैं कि एक कोई भी काम को करने के जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, प्रॉपर ऑफिशियल या फॉर्मल जो स्टेप्स होते हैं वो प्रोसीजर्स हैं। तो जो प्रोसीजर्स किसके? सिक्योरिटी काउंसिल की दाइश एंड अलकायदा सैंक्शंस कमेटी, ये कमेटी का नाम है, उसके प्रोसीजर्स में ये टेक्निकल होल्ड नाम का एक ऑप्शन गिवन है जो चाइना यूज़ करता है। It is used when a member state wants more information on the entity sought to be sanctioned। तो ये कब यूज़ किया जाता है? इस यूज़ के लिए बना है कि जब कोई कंट्री जानना चाहती है, when a member state मतलब जो कंट्री है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो वो मेंबर जानना चाहते हैं कि जिसके ऊपर सैंक्शंस लगाई जा रही हैं, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन अगर उसे चाहिए तो। एंटिटी मतलब, एंटिटी क्या होता है? कोई भी चीज़, यहाँ पर जैसे अगर कोई पर्सन है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर सैंक्शंस लगाई जा रही है, तो उसके लिए एंटिटी वर्ड यूज़ हुआ है। दैट कुड आइदर बी अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन के ऊपर वो सैंक्शंस लगाई जा रही हैं उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन सीक किस पास्ट फॉर्म होती है? सॉट। सीक का मतलब क्या होता है? टू ट्राई टू गेन समथिंग, टू try to get something, to get more information about the person जिसको सैंक्शन किया जा रहा है। ओके, लेकिन with plenty of information including from Pakistan's law enforcers about the terrorist antecedents of Sajid Mir and his role in the 2008 strike in Mumbai, it was apparent that a hold was merely a delaying tactic। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ये तो पर्पस है टेक्निकल होल्ड रखने का, लेकिन जब प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऑलरेडी जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी। लॉ इन्फोर्सर्स कौन होते हैं? जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, जो जैसे पुलिस एंड सिमिलर जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो उन्होंने भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है साजिद मीर के बारे में, अबाउट द टेररिस्ट एंटीसीडेंट्स ऑफ साजिद मीर। एंटीसीडेंट्स क्या होते हैं? जो साजिद मीर का जो टेररिस्ट बैकग्राउंड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के एजेंसीज ने भी दी है। एंड हिज रोल इन द 2008 स्ट्राइक इन मुंबई। स्ट्राइक यहाँ पर है मीनिंग अटैक। ओके, तो 2008 का जो अटैक था उसके बारे में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी काफ़ी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और पाकिस्तान के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। इट वॉज एपरेंट। अब अगर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो उसके बाद भी टेक्निकल होल्ड का यूज़ करना चाइना का, इट वाज एपरेंट। इससे ये क्लियर हो जाता है दैट अ होल्ड वाज मियरली अ डिलेइंग टैक्टिक, कि जो होल्ड चाइना ने यूज़ किया वो सिर्फ एक डिलेइंग टैक्टिक थी। वो सिर्फ इस प्रोसेस को और ज़्यादा डिले करने की एक टैक्टिक यानी कि स्ट्रैटेजी थी। ओके, as it was in the case of the proposal on Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar for several years।
जैसे यही सेम टेक्निक, यही सेम जो स्ट्रैटेजी है वो चाइना ने यूज़ की थी जब मसूद अज़हर को मसूद अज़हर के को एक टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए जब प्रपोजल लाया गया था, तो कई साल तक चाइना ने यही टेक्निक यूज़ की थी। प्लेसिंग द प्रपोजल अंडर परमानेंट ऑब्जेक्शन इज द नेक्स्ट स्टेप। तो पहले क्या होता है, टेक्निकल होल्ड रखा जाता है और उसके बाद फिर चाइना यूज़ करता है परमानेंट ऑब्जेक्शन। और परमानेंट ऑब्जेक्शन जब यूज़ किया जाता है तो उसके बाद इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप एंड ब्लॉक्स द प्रपोजल फॉर गुड। अब इसका मतलब क्या होता है कि एक तरीके से वो फॉर गुड का मतलब अच्छे के लिए नहीं है यहाँ पर मीनिंग। ब्लॉक्स द प्रपोजल फॉर गुड का मतलब कि इफ़ेक्टिवली वो जो प्रपोजल है उसको ब्लॉक ही मान लिया जाता है। अगर परमानेंट ऑब्जेक्शन यूज़ हुआ है तो इफ़ेक्टिवली जो प्रपोजल है वो ब्लॉक ही हो गया। दिस इज़ व्हाट चाइना हैज़ डिप्लॉयड नाउ। चाइना ने डिप्लॉय किया है, चाइना ने यूज़ किया है, यही प्रोसेस यूज़ किया है। एनी फर्दर एफर्ट्स टू डेजिग्नेट साजिद मीर विल रिक्वायर अ न्यू प्रपोजल। अब जो प्रपोजल लास्ट ईयर चाइना और यूएस ने जो स्पॉन्सर किया था, जो इनिशिएटिव लिया था, वो अब पहले उस पर टेक्निकल होल्ड हुआ, उसके बाद फिर परमानेंट ऑब्जेक्शन। परमानेंट ऑब्जेक्शन के बाद अब क्या करना पड़ेगा, दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। इट विल रिक्वायर अ न्यू प्रपोजल। वो प्रपोजल एक तरीके से वो अब ब्लॉक ही हो चुका है। तो ये टेक्निक चाइना यूज़ करता है, इसीलिए और ये क्योंकि बार बार यूज़ हुआ इसलिए यहाँ पर फर्स्ट लाइन में यूज़ हुआ था, हैबिचुअल ऑफेंडर है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ मीर टू दी 26/11 अटैक्स इज वेल नोन। डेविड हेडली, the Pakistani American Lashkar operative who lived in Mumbai to finalize targets for the 26/11 attack and was arrested by the FBI in late 2008 in Chicago on a drug charge, had named Mir and a Major Iqbal, who he described as an ISI officer during his testimony in a US court in 2011 as well as in his testimony to a court in Mumbai in 2016. ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है, इसको देखते हैं, इसको उठाते हैं। अगर लॉन्गर भी पहले पूरा सेंटेंस लिख के तब इसमें कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। सिर्फ इतना रीड करेंगे यहाँ से यहाँ तक तो इतना क्लियर नहीं होगा। देखो, तो अब देखते हैं डेविड हेडली के बारे में है ये पूरा सेंटेंस। तो कौन था वो, तो यहाँ हाइफन है, यहाँ से यहाँ तक उसी के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। द पाकिस्तानी अमेरिकन लश्कर ऑपरेटिव, तो डेविड हेडली एक पाकिस्तानी अमेरिकन था, लश्कर ऑपरेटिव था। ऑपरेटिव इज जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम कर रहे हैं, जनरली ये जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं, एजेंट कह सकते हो। ओके, सो हु लिव्ड इन मुंबई टू फाइनलाइज टारगेट्स फॉर 26/11 अटैक, आई थिंक दिस इज क्लियर, एंड वाज अरेस्टेड बाय द FBI इन लेट 2008 इन शिकागो। तो वो अरेस्ट भी हुआ उसके बाद शिकागो में, और किस केस में, ऑन अ ड्रग चार्ज। ड्रग चार्ज क्या होता है, चार्ज के बहुत डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं, मनी चार्ज करना, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। तो चार्ज यहाँ पर क्या मीनिंग है, चार्ज है कोई जैसे ड्रग चार्ज, तो लीगली कोई एक्शन जब लिया जाता है किसी के अगेंस्ट तो चार्ज बोला जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर ड्रग चार्ज मतलब कि ड्रग केस में उसे अरेस्ट किया गया था। तो अब यहाँ पे सेंटेंस कंटिन्यू होता है, डेविड हेडली हैड नेम्ड मीर एंड अ मेजर इकबाल। तो उस डेविड हेडली ने क्या, एक तो साजिद मीर का भी नाम लिया था और एक मेजर इकबाल का भी नाम लिया था, इन दोनों का नाम लिया था। हु ही डिस्क्राइब्ड एज एन ISI ऑफिसर, तो मेजर इकबाल को कहा कि वो एक ISI ऑफिसर था। किसने डिस्क्राइब किया, डेविड हेडली ने। ड्यूरिंग हिज टेस्टिमनी इन अ US कोर्ट इन 2011। टेस्टिमनी क्या होता है, जब आप कोर्ट के अंदर गवाही देते हो, आप अपनी फॉर्मल स्टेटमेंट देते हो। तो जब उसने कोर्ट में अपनी फॉर्मल स्टेटमेंट दी तो उसने इन दोनों का नाम लिया था, एज वेल एज इन हिज टेस्टिमनी टू अ कोर्ट इन मुंबई इन 2016। और मुंबई में भी जब टेस्टिमनी दी तो वहाँ पर भी इनका नाम लिया था। इट वॉज हिज वॉइस दैट गाइडेड द टेररिस्ट टू देयर टारगेट्स ओवर द फोन। और इसी की वॉइस थी जो कि जिसने गाइड किया टेररिस्ट को कि कहाँ पर जाना है, ठीक है, अपने टेररिस्ट को अपने टारगेट्स तक पहुँचाने के लिए इसी ने ही गाइड किया था 2008 अटैक में। मीर वॉज ऑल्सो ऑन दी FBI लिस्ट ऑफ मोस्ट वांटेड टेररिस्ट। और जो साजिद मीर ये था, ये FBI की लिस्ट ऑफ मोस्ट वांटेड टेररिस्ट उस लिस्ट में भी था
The FBI described him as the chief planner of the Mumbai attacks. और जब FBI ने इसको क्या डिस्क्राइब किया था, कैसे मेंशन किया था अपनी टेररिस्ट वाली जो लिस्ट थी उसमें मेंशन किया था कि ये चीफ प्लानर था, मेन जिसने प्लान बनाया था मुंबई टेरर अटैक्स का. He was indicted by a US court in 2011 for his role in the Mumbai attacks along with Headley. तो जो साजिद मीर को इंडाइट किया था, इंडाइट मतलब कि इसके अगेंस्ट जो चार्जेस यानी जो एलिगेशंस थे उनको एक्सेप्ट किया गया था. ही वॉज इंडाइटेड बाय अ यूएस कोर्ट इन 2011. तो ये एक लीगल टर्म है जब आपके अगेंस्ट चार्जेस कोर्ट में फाइल होते हैं और फिर उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स होती हैं. तो ही वॉज इंडाइटेड बाय द यूएस कोर्ट इन 2011 अलॉन्ग विद हेडली. मुंबई अटैक्स के लिए साजिद मीर और हेडली दोनों के अगेंस्ट ही लीगल प्रोसीडिंग्स हुई थी. हिज एकम्प्लिस इन द यूएस. एकम्प्लिस कौन होता है? एकम्प्लिस पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव ही यूज़ होता है, पॉजिटिव भी हम यूज़ कर सकते हैं इसका. अपने फ्रेंड के लिए, एक साथी के लिए आप क्या एकम्प्लिस यूज़ कर सकते हो. पॉजिटिव सेंस में नहीं यूज़ होता है. एकम्प्लिस हमेशा एक क्राइम में ही होता है. ठीक है, तो एकम्प्लिस हमेशा क्राइम में ही पार्टनर होता है. किसी और पार्टनर को, बिजनेस पार्टनर को आप एकम्प्लिस नहीं कह सकते. ठीक है, अपने फ्रेंड को आप एकम्प्लिस नहीं कह सकते अनलेस आप कोई क्राइम कर रहे हैं. ठीक है, तो जो भी लोग मिल के क्राइम करते हैं तो वहाँ पर उन सबको हम कहेंगे वो एकम्प्लिस थे. तो कौन कौन एकम्प्लिस थे? हेडली, जो वो क्या नाम था, इट्स मीर, साजिद मीर, एंड तवव्वुर राणा एंड अदर्स इंक्लूडिंग मेजर इकबाल. तो इन सब के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स हुई थी. बाय ब्लॉकिंग मीर्स डेजिग्नेशन एज अ ग्लोबल टेररिस्ट, बीजिंग हैज़ डन इटसेल्फ नो फेवर्स. तो अब मीर को क्योंकि उसने ब्लॉक कर दिया ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर होने से, तो यहाँ पर इसका क्या मीनिंग है? बीजिंग हैज़ डन इटसेल्फ नो फेवर. डूइंग वन सेल्फ अ फेवर का मतलब क्या होता है? अगर नो हटा दें, डूइंग वन सेल्फ अ फेवर का मतलब होता है अपने लिए कोई फ़ायदे का काम करना. ठीक है, अब डूइंग इट हैज़ डन इटसेल्फ नो फेवर मतलब उसने अपने लिए कोई अच्छा काम नहीं किया. चाइना ने जो ये ब्लॉक किया है, इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर चाइना. देखो, ऑन द वन हैंड इट वांट्स टू बी एक्नॉलेज्ड एंड रिस्पेक्टेड एज अ ग्लोबल पावर. एक तरफ तो चाइना चाहता है कि टू बी एक्नॉलेज्ड इज एक्सेप्टेड. ठीक है, वो चाहता है कि सब उसे एक्सेप्ट कर लें और रिस्पेक्ट करें एज अ ग्लोबल पावर. दूसरी तरफ ऑन द अदर इट कंडक्ट्स इटसेल्फ इन द ग्लोबल एरिना मोर लाइक पाकिस्तान, अ शील्ड फॉर टेररिस्ट. लेकिन वो एक ग्लोबल पावर की तरह बिहेव नहीं करता. वो क्या करता है? अब ऑन वन हैंड एंड ऑन द अदर, तो कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स होती हैं. तो क्या है कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट? इट कंडक्ट्स इटसेल्फ इन द ग्लोबल एरिना मोर लाइक पाकिस्तान. वो पाकिस्तान की तरह बिहेव करता है. कंडक्ट्स मीन्स बिहेव्स. इट बिहेव्स मोर लाइक पाकिस्तान. तो पाकिस्तान की तरह बिहेव करता है, ग्लोबल पावर की तरह बिहेव नहीं करता. इन द ग्लोबल एरिना. ग्लोबल एरिना क्या होता है? एक स्टेडियम, एक जगह जहाँ पर स्पोर्ट्स होते हैं, एरिना. तो वो एरिना की बात नहीं हो रही यहाँ पर. एरिना का मतलब है एक ऐसी प्लेस जहाँ पर कोई भी एक्टिविटी हो रही हो, ज़रूरी नहीं है स्पोर्टिंग इवेंट हो रही हो. अब ग्लोबल एरिना मतलब ग्लोबल, जैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं ग्लोबल स्टेज. अब कोई वो लिटरली कोई स्टेज नहीं है. ठीक है, इट्स अ वे ऑफ सेइंग ऑन द ग्लोबल लेवल. तो ऐसे ही ग्लोबल एरिना मतलब कि ग्लोबली जो चाइना है वो बिहेव करता है पाकिस्तान की तरह. और वो कैसा बिहेवियर है? अ शील्ड फॉर टेररिस्ट. तो पाकिस्तान एंड चाइना दोनों टेररिस्ट की शील्ड की तरह वर्क करते हैं. इन 2019 इट वाज ऑन अकाउंट ऑफ एन इमेज प्रॉब्लम दैट चाइना वाज फोर्स्ड इनटू लिफ्टिंग इट्स होल्ड ऑन मसूद अजहर वीक्स आफ्टर द पुलवामा अटैक. तो 2019 में चाइना को अपनी इमेज की चिंता हुई. ठीक है, वहाँ पर बिकॉज ऑन द अकाउंट ऑफ का मतलब क्या होता है? बिकॉज ऑफ. तो क्योंकि उसे अपने इमेज की चिंता थी, इसीलिए चाइना वाज फोर्स्ड इनटू लिफ्टिंग इट्स होल्ड ऑन मसूद अजहर. मसूद अजहर पे भी चाइना ने ऐसी ही टेक्निकल होल्ड जो है वो अप्लाई किया हुआ था. और जब पुलवामा अटैक हुआ और उसके बाद चाइना को हटाना पड़ा, लिफ्ट करना पड़ा अपना होल्ड, क्योंकि उसे अपनी इमेज की चिंता थी ग्लोबली. अलाउिंग हिज डेजिग्नेशन आफ्टर नियरली अ डेकेड ऑफ अटेम्प्ट्स. तो
डेकेड ऑलमोस्ट 10 साल से कोशिश चल रही थी कि मसूद अजहर को एक ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने की, और वो पुलवामा अटैक के बाद चाइना को फोर्स्ड, यानी बिना, चाइना चाहता नहीं था बट उसे एक मजबूरी में अपना जो होल्ड है वो लिफ्ट करना पड़ा क्योंकि पुलवामा अटैक हुए थे। ठीक है, तो the block on Sajid Mir's designation came on a day that Prime Minister नरेंद्र मोदी landed in New York। तो ये जो ब्लॉक आया, ये कब आया, चाइना ने ब्लॉक किया जब एक वीक के बाद, नहीं ऑन द डे सॉरी, उसी दिन जिस दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में लैंड हुए, पहुँचे। बट इट मे हैव नथिंग टू डू विद दिल्लीज हाइटेंड फ्रेंडशिप विद यूएस। अब हुआ तो ये उसी दिन जिस दिन प्राइम मिनिस्टर यूएस पहुँचे, लेकिन ये ज़रूरी, इट मे हैव नथिंग टू डू विद कि ये दिल्ली और यूएस की जो हाइटेंड मतलब कि इंक्रीज्ड जो इंडिया और यूएस की बढ़ती हुई जो फ्रेंडशिप है, ज़रूरी नहीं है कि ये उसी की वजह से चाइना ऐसा कर रहा है। क्यों? और द इंडो पैसिफिक और द क्वाड, और ये सब रीजंस नहीं हो, चांसेस है कि ये सब रीजंस ना हो। इंडो पैसिफिक, इंडिया और इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना और यूएस के बीच में जो है कंपटीशन रहता है। इंडिया और यूएस की फ्रेंडशिप इंक्रीज़ हो रही है। क्वाड जिसमें 4 मेंबर्स हैं, जिसको चाइना एक थ्रेट की तरह कंसिडर करता है। तो ये सब रीजंस हो सकता है ना हो, क्योंकि चाइना हैज़ यूज्ड इट्स वीटो अगेंस्ट सैंक्शनिंग इंडिया फोकस्ड टेररिस्ट सिंस 2006। ये क्योंकि चाइना ये वाली जो टैक्टिक्स जो अभी इस एडिटोरियल में डिस्क्राइब की गई हैं, ये टैक्टिक्स चाइना 2006 से यूज़ कर रहा है। इन सब चीज़ों से पहले, जब ये इंडो पैसिफिक में कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ था, उससे भी पहले, क्वाड बनने से पहले, और इंडिया और यूएस जब क्लोज आने लगे उससे भी पहले। तो इसीलिए यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट है कि चाइना ये पहले से ही ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है। वाइल साइनिंग ऑफ ऑन दोज, अब यहाँ पर लिखा है कि इंडिया फोकस जो टेररिस्ट है उनको तो होल्ड कर देता है चाइना, लेकिन साइन ऑफ कर देता है, यानी कि उनको वो अलाउ कर देता है, उन पे अपना एग्रीमेंट शो कर देता है। साइन ऑफ का मतलब ऑफिशियली एग्री करना, साइन कर देना डॉक्यूमेंट को। तो वो साइन क्या कर देता है, वो वाले टेररिस्ट को वो ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर होने देता है जो उसे अपने थ्रेट लगते हैं, जिससे खतरा लगता है टू इट्स ओन इंटरेस्ट, सच एज ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। तो इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिससे चाइना को लगता है कि वो उसके लिए थ्रेट है, उन्हें वो ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर होने देता है। लेकिन इंडिया फोकस्ड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या टेररिस्ट हैं, उन्हें वो ब्लॉक किया होल्ड कर देता है। तो और उसके अलावा एक और है, जैसे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, द अनफॉर्चुनेट मैसेज फ्रॉम इट्स लेटेस्ट मूव। अच्छा, ये हमने अभी लास्ट वीडियो में देखा था, मूव का मतलब क्या है। ये सेम वही मीनिंग है जो लास्ट वीडियो में था। क्या मीनिंग था कि यहाँ पर मूव का मतलब है स्टेप, ठीक है, यहाँ पर वर्ब नहीं है, नाउन है। तो लेटेस्ट जो स्टेप लिया है वो अनफॉर्चुनेट है, ठीक है। अनफॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है, रिग्रेटेबल है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अनफॉर्चुनेट मैसेज क्या है कि Beijing views terrorism directed against India from the soil of its friend and ally Pakistan through a narrow lens of regional geopolitics। तो चाइना कैसे देखता है टेररिज्म, क्या देखता है, वो जो टेररिज्म है डायरेक्टेड अगेंस्ट इंडिया फ्रॉम द सॉइल ऑफ इट्स फ्रेंड एंड एलाई पाकिस्तान। तो ये फ्रेंड एंड एलाई किसके लिए यूज़ हुआ है, जो ये फ्रेंड एंड एलाई है ये पाकिस्तान को डिस्क्राइब कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो वो देखता है कि जो इंडिया के ऊपर जो टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान के थ्रू, पाकिस्तान की सॉइल से, उन्हें वो एक नैरो प्रिज्म से, नैरो लेंस से देखता है, फ्रॉम द नैरो लेंस ऑफ रीजनल जियोपॉलिटिक्स। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ रीजनल जियोपॉलिटिक्स, इस व्यू से वो इन टेररिस्ट अटैक्स को देखता है, ब्रॉडर उसको एक ब्रॉडर व्यू से नहीं देखता। अच्छा, नैरो लेंस का मतलब कि जो उसका व्यू पॉइंट है, ठीक है, व्यू पॉइंट कहें या फिर कहें कि जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। नैरो का मतलब क्या होता है, लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड, यानी वो सिर्फ और सिर्फ जो रीजनल
जो जियोपॉलिटिक्स है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि हाँ इंडिया को जो है इंडिया के अगेंस्ट है तो चल जाएगा। तो इस व्यू पॉइंट से ही वो देख रहा है टेररिज्म को, जो भी इंडिया के अगेंस्ट हो रहा है। सो ये सब चीज़ें क्या है, ये अनफॉर्चुनेट है, रिग्रेटेबल है। सो ये आज हमने ये ट्रिब्यूनल जो कवर किया उसके इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ओके, तो इसमें इनके आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। जो भी आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं उनको एक नोटबुक में लिखना है, ठीक है। और अगर आप कर सकते हैं, आपके पास थोड़ा टाइम और है, तो उससे सेंटेंस फॉर्म करने की कोशिश कीजिए। वो बेस्ट वे है वोकेबलरी को इम्प्रूव करने का। जो भी वर्ड आपको मिलता है, जो भी आपको लगता है कि ये इसका मीनिंग नहीं पता, एक बार मीनिंग सर्च करना है, एक एग्जाम्पल सेंटेंस देखना है। यहाँ पर जैसे इसमें एडिटोरियल में आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, और फिर खुद एक सेंटेंस फॉर्म करने की कोशिश करनी है। तो उससे और जल्दी आपकी वोकेबलरी इम्प्रूव होगी। सो आई होप you like the video. Let us know in the comment section. Thank you.